प्यारे बच्चों, आज मुख्य रूप से जो आपको कुछ बातें बताई जा रही है उसे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। आपको पिछले जो चैप्टर में मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन का चैप्टर समझा दिया गया है, उस चैप्टर का हमको नोट्स तैयार करना है और उस नोट्स को आपको YouTube के माध्यम से आपको प्रेषित कर दिया जाएगा, आपके YouTube में डाल दिया जाएगा और उसे देखकर आप अपनी फेयर कॉपी में उस नोट्स को तैयार करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको बता दिया गया। इसके बाद में अगले जो चैप्टर में हम लोग चलते हैं, वो चैप्टर का नाम है भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय को जानने के लिए पहले हमको इस बात को जानना है कि यहाँ पर आपके सामने ब्लैक बोर्ड में ग्लोब बना हुआ है, एक ग्लोब का प्रारूप बना हुआ है। उस ग्लोब को हमको समझना है और उस ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति किस प्रकार से है, भारत का विस्तार किस प्रकार से है, इसको हम लोग सामान्य तौर पर जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं। ग्लोब में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर हम आते हैं तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव दिखाई दे रहा है और फिर हम चलते हैं तो इस ग्लोब में कई प्रकार की रेखाएं बनी हुई है। इस रेखा को कौन कौन सी रेखा मानी जाती है, इसको हमको समझना है। तो यहाँ पर काल्पनिक रेखा जो दिखाई दे रही है, जो आपको तीन रेखाएं दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये मध्य भाग में शून्य अंश पर आपको रेखा दिखाई दे रही है, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा माना जाता है। भूमध्य रेखा के ऊपर में जब जाते हैं तो यहाँ पर और आपको दिखाई दे रहा है वो है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से नीचे की ओर या विषुवत रेखा के नीचे की ओर या दक्षिण की ओर हम आते हैं तो यहाँ पर मकर रेखा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से काल्पनिक रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है, जिसको हम मानचित्र या ग्लोब में देख सकते हैं। लेकिन इसी रेखाओं को यदि हम धरातल पर देखना चाहेंगे तो वो रेखाएं हमको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर ये जो रेखाएं दिख रही है, ये जो रेखाएं इस प्रकार से जो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही है या खींची गई है, ये अक्षांश रेखाएं होती है। और यहाँ पर उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं होती है, जो पूर्णतः काल्पनिक होती है। तो इस प्रकार से हम ग्लोब का अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मध्य वाली जो रेखा है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाता है, जो शून्य अंश पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको हम जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं या उत्तर की ओर जब जाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है 23.5 अंश, 23.5 अंश पर दिखाई दे रहा है आपको कर्क रेखा। उसी प्रकार हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से हम दक्षिण की ओर जब जाते हैं तो यहाँ पर 23.5 अंश की जो रेखाएं दिख रही है वो है मकर रेखा। तो इस प्रकार से आपको ग्लोब को समझना है। अब हमको और महत्वपूर्ण बात इस ग्लोब में जानना है, वो है आपको कटिबंध।
हमारे इस ग्लोब में आपको या 3 प्रकार के कटिबंधों में विभक्त किया गया है। 3 प्रकार के कटिबंध आपको ग्लोब में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, पहला जो है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधी वाला क्षेत्र दिख रहा है। उसके बाद में आप जैसे ही उत्तर की ओर जाते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध, उसी प्रकार से यहाँ पर हम दक्षिण की ओर आते हैं तो शीतोष्ण कटिबंध, फिर उसके बाद में हम ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आते जाता है और ध्रुवीय क्षेत्र की ओर हम जब चले जाते हैं तो वहां पर तापमान बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसलिए उसको कौन सा कटिबंध कहा गया है? शीत कटिबंध कहा गया है। उसी प्रकार हम दक्षिण की ओर जब जाते हैं तो दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर भी तापमान कम होता है और शीत कटिबंध। तो इस प्रकार से एक ग्लोब का हम अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के पास सूर्य की किरणें तेज पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान ज्यादा रहता है और इस तापमान के कारण यहाँ पर गर्मी भी तेज पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान में वृद्धि हो जाती है और यहाँ पर तापमान बढ़ने के कारण यहाँ पर जो वाष्पीकरण की क्रिया भी तेजी से होती है। तो भूमध्य जो रेखीय यहाँ पर दिखाई दे रहा है या विषुवत रेखीय का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हम भूमध्य रेखा से ज्यों-ज्यों ही हम उत्तर की ओर जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं त्यों-त्यों तापमान कम होते जाता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उष्ण कटिबंध के उत्तरी वाला जो क्षेत्र है वहां पर शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर कुछ तापमान रहता है और कुछ जो यहाँ की जलवायु है वो ठंडी रहती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध माना जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती है और तापमान यहाँ पर भी कम होते जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र बन जाता है। तो हम इस ग्लोब के आधार पर समझ सकते हैं। और जैसे ही हम ध्रुव क्षेत्र में आ जाते हैं, ध्रुव वाला जो क्षेत्र में आ जाते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा ठंड या ये जो शीत कटिबंध के रूप में हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये ग्लोब की जानकारी हमको प्राप्त हुई और ग्लोब के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद में हम लोग ये समझेंगे कि भारत की स्थिति, एक ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति किस प्रकार से है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर छोटा सा भारत का मानचित्र आपको बनाकर दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। इसके बारे में हम अगले में और चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, लेकिन इस ग्लोब में हम ये समझ सकते हैं कि भारत का इस ग्लोब में स्थिति क्या हो सकता है। यहाँ पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस भूमध्य रेखा के जैसे ही हम उत्तर में जाते हैं, तो उत्तर में जैसे ही जाते हैं तो हमारे भारत की स्थिति या भारत का जो मानचित्र दिखाई देने लग जाता है।
और आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे कि भारत का जो स्थिति उत्तर के तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भारत के मध्य से होकर एक जो रेखा गुजर रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं भारत का मानचित्र बनाया हूँ छोटा सा, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत के मध्य से एक रेखा गुजर रही है, जिसको कौन सी रेखा कहा जाता है? कर्क रेखा, जो 23.5 अंश पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम साधारणतः इस ग्लोब के माध्यम से हम आज भारत के मानचित्र के बारे में जानने का प्रयास किए, समझने का प्रयास किए, और इस ग्लोब में हमारा भारत का जो स्थिति किस आधार पर है, तो ऐसे जानने का प्रयास हमने आज किया। और आगामी जो चैप्टर का शुरुआत हम लोग करेंगे, उसमें भारत का एक सामान्य परिचय, भारत की कौन कौन सी स्थिति है, भारत में भौगोलिक स्थिति को हम लोग अगले चैप्टर में या अगले भाग में उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।